बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में मैं पीपीएससी केमिस्ट्री 2015 का जो पेपर है, जो पास्ट पेपर है, उसको मैं उसके जो एमसीक्यूज हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये पार्ट 1 है। टोटल एमसीक्यूज तो 100 होते हैं, 100 हैं। तो पार्ट 1 में मैं 20 एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करूंगा। इसी तरह पार्ट 2 है और पार्ट 3 में इनमें फिर मैं अगले 20 को एक्सप्लेन करूंगा एंड सो ऑन। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज है, जो पहला ऑप्शन है, वो है एंजाइम्स आर फैटी एसिड्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, नन ऑफ दीज। एंजाइम्स जो बायो कैटालिस्ट होती हैं, ये हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कैटालाइज करते हैं, उनको स्पीड अप करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो फैटी एसिड का है, विटामिन्स का है, प्रोटीन्स का है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रोटीन्स। एंजाइम्स क्या होती हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन है जी, एंजाइम्स बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड? पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीनाइट्रो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स। एंजाइम्स जो हैं ये प्रोटीन्स होती हैं और प्रोटीन्स अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती हैं। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से, दूसरा तीसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होता है। ठीक है, इस तरह एक लंबी चेन बन जाती है। तो जिससे हम इसलिए हम इसे बेसिकली पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो बॉन्ड होगा, यानी कि एक अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जो एक कनेक्शन होगा, वो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होगा ना। इसी तरह दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से, एक तरह एक लंबी चेन बन जाती है। तो हम कह सकते हैं जो एंजाइम्स होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड क्लास ऑफ कंपाउंड्स से बिलोंग करते हैं। यानी कि जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। पॉलीसैकेराइड्स में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन्स में जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड बहुत। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, डाइपेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वांडर वाल फोर्सेस। ऐसा मैंने पहले बताया, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती हैं। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होता है और इसी तरह एक लंबी चेन बन जाती है। ये चेन हेलिकल फॉर्म में अरेंज होती है, यह हेलिकल फॉर्म को मेंटेन करती है। अब जो अमाइनो एसिड होता है इसमें अमाइनो ग्रुप भी होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक नेचर का होता है, अमाइनो ग्रुप बेसिक नेचर का होता है। अब एक अमाइनो एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अब उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में प्रेजेंट जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा, ठीक है, उसमें जो ऑक्सीजन होगा उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। अब जो दूसरा जो अमाइनो एसिड होगा उसमें जो बेसिक ग्रुप यानी कि अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, उसमें जो NH बॉन्ड है यानी कि हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। इसी तरह अब इस ऑक्सीजन एक जो अमाइनो एसिड में मौजूद कार्बोक्सिलिक ग्रुप में प्रेजेंट जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव, और दूसरे अमाइनो एसिड में जो अमाइनो ग्रुप है उसमें जो हाइड्रोजन है उस पर पार्शियली पॉजिटिव है। इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेसिकली डेवलप होती हैं। ठीक है, इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जो है हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो जो हेलिकल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो स्टेबलाइज्ड होता है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। The function of enzyme in the living system to transport oxygen, provide immunity, catalyze biochemical reaction, provide energy। जो पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये भी सही नहीं है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, लंग्स से ऑक्सीजन लेकर जिस्म के जो बाकी सेल्स हैं उन तक पहुंचाना। प्रोवाइड इम्यूनिटी, कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, जो सी ऑप्शन है ये बेसिकली करेक्ट है। ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन यानी कि ऐसे रिएक्शन जो हमारी बॉडी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं उनको कैटालाइज करते हैं एंजाइम, यानी कि जो खुराक वगैरह हम खाते हैं उनकी जो डाइजेशन है या ड्रग्स वगैरह होती है उनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन काजेज नाइट ब्लाइंडनेस? ये मैट्रिक लेवल का एमसीक्यूज है कि कौन से विटामिन की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन A, B, C और D। विटामिन A जो है ये करेक्ट है।
ठीक है। देखें जो कैरेट है, गाजर, उसमें बीटा कैरोटीन होता है। हमारा बॉडी जो बीटा कैरोटीन को एज अ प्रिकर्सर यूज करता है, यानी कि उसको विटामिन ए में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली सोर्स है कैरेट भी विटामिन ए का। ठीक है, उससे हमें विटामिन ए मिलता है। Which of the following is an example of zwitterine? Alanine, glycine, hydrochloride, both A and B, none. देखें ये अब अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, और ये जो है अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप बेसिक नेचर का है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक नेचर का, इसलिए ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और वो जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है वो नाइट्रोजन उस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेट आयन, ये देखें, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो ये बेसिकली अमाइनो ग्रुप है, जिसने जब इसने जो बेसिक नेचर का, इसलिए इसने हाइड्रोजन को ग्रैब किया, एक्सेप्ट किया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जो बेसिकली एक स्पीशी हमारे पास बन गई है, इसको ज़्विटर आयन बोला जाता है। अब ऑप्शन हमने बताना जी, एलानीन है, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ये दोनों एलानीन और ग्लाइसिन दोनों अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन ग्लाइसिन के साथ हाइड्रो क्लोराइड है, यानी कि अगर HCl होगा इस तरह, HCl होगा, तो ये जो HCl है, अगर यहाँ पर HCl का ये जो H है, ये फिर नाइट्रोजन ग्रैब कर लेगा। ठीक है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बेसिकली यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो अगर इसने जो HCl से हाइड्रोजन ले लिया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से तो बेसिकली फिर नहीं ले पाएगा ये हाइड्रोजन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड स्टेबल का स्टेबल रहेगा, तो फिर जारी बात ज़्विटर आयन भी नहीं बनेगा। तो जो एलानीन है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम यहाँ पर जो R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, इसको रिप्लेस कर दे मिथाइल ग्रुप से, तो हमारे पास एलानीन बन जाती है। ठीक है, तो एलानीन करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट डज IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी अलो अस टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड, द काइंड ऑफ बॉन्ड इन अ कंपाउंड, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, द कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क ऑफ अ कंपाउंड। बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी आप जानते हैं कि एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें मैटर पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, उन मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इंटरेक्शन होता है ना, उसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, जो उसके रिजल्ट आगे आगे आते हैं, जो स्पेक्ट्रम आता है उसको रीड आउट किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है, इंटरेक्शन को स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की मैटर के साथ। अब यहाँ पर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज की है, तो यहाँ पर इंफ्रारेड रेडिएशन यूज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि इससे हमें क्या, यानी कि क्या हमें अलाउ करती है, नंबर ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड को, काइंड ऑफ बॉन्ड इन अ कंपाउंड को, मॉलिक्यूलर फार्मूला को, या कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क को। तो बेसिकली बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। जो 8वां ऑप्शन है ये है जी, विच ऑफ द सोलवेंट इज द बेस्ट टू यूज व्हेन टेकिंग IR स्पेक्ट्रम। अब सोलवेंट कौन सा यहाँ पर हम यूज करते हैं IR स्पेक्ट्रम में, IR स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में? CCl4 है जी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मेथानोल है, CH3OH, वाटर है, H2O, एथानोल है, C2H5OH। तो यहाँ पर जो सोलवेंट यूज होता है ना, आपने वो सोलवेंट यूज करना है कि जो उस रेंज में रेडिएशन को ऑब्जर्व करे, जिस रेंज में, देखे ना, अब सैंपल भी है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखा हुआ, आपने सोलवेंट भी है। अगर सोलवेंट भी उसी रेंज में रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर रहा है जिस रेंज में सैंपल रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो जो पीक आएंगी वो आप नहीं बता सकते कि ये पीक अब सोलवेंट की है या फिर सैंपल की है। तो इसलिए जो सोलवेंट आपने वो यूज करना है जो जो सैंपल की रेंज में जो IR रेडिएशन है उनको अब्जॉर्ब ना करे। ठीक है, जो मेन यहाँ पर जो सोलवेंट यूज होता है वो CCl4 है जी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसके अलावा जो क्यूबेट सेल होता है ना IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, जिसमें सैंपल रखा होता है, वो भी डायमंड का बना होता है। क्यों क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, जो लाइट है वो ज्यादा देर तक फोकस रहती है, स्टे करती है सैंपल में, चाहे नैनो सेकंड के लिए सही, लेकिन स्टे उसका ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से।
मार्श गैस contain कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, CH4 मीथेन, C2H4 इथाइलिन। तो जो मार्श गैस है वो क्या कंटेन करती है? ये बेसिकली मीथेन यानी कि CH4। जो करेक्ट ऑप्शन है सी। अ स्ट्रॉन्ग पीक बिटवीन 1700 to 1760 in an infrared spectrum most likely indicate presence of alkene, presence of saturated compound, presence of alkyne, presence of carbonyl compound। 1700 से 1760 के दरमियान किसकी पीक आती है? बेसिकली ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स की पीक आती है, यानी कि इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, एसिड क्लोराइड्स आ जाती हैं, या इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स आते हैं आ जाते हैं, उनकी पीक्स जो है ये अपीयर होती है। तो जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया जी 11वां ऑप्शन। विच टाइप ऑफ रेडिएशन यूज्ड इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी? विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। तो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है जी, रेडियो वेव्स यूज होती हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस कम्स फ्रॉम Millikan-Olds droplet method, atomic absorption spectroscopy, magnetic bending of cathodes, अल्फा स्कैटरिंग बाय थिन मेटल फॉयल। जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है यहाँ पर, अल्फा स्कैटरिंग बाय थिन मेटल फॉयल। रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उसने अल्फा पार्टिकल्स को यूज किया था, उनकी बोmbardment करवाई थी थिन मेटल फॉयल पर। Which of the following is false in case of an electron? It is a particle, it emits energy while moving in orbit, it has a wave property, its motion is affected by magnetic field। तो ये डुअल नेचर रखता है इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, इसके अलावा ये चार्ज पार्टिकल जब इसे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा जाता है तो इसकी मोशन अफेक्ट करेगी ही करेगी। तो जो बी ऑप्शन है ये यहाँ पर जो है ये यहाँ पर ये करेक्ट है, यानी कि हमने फॉल्स बताना है ना इसमें, जो बी ऑप्शन है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, अगर एक ही ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो ना ही ये एनर्जी रिलीज करेगा यानी कि इमिट करेगा, ना ही अब्सॉर्ब करेगा। हाँ, अगर ये एक ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो फिर एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, फिर उसी ऑर्बिट में दूसरे से पहले में वापस आएगा तो फिर उसी एनर्जी को ये इमिट करेगा। तो लेकिन एक ही ऑर्बिट में है तो ये ना ही एनर्जी को रिलीज करेगा, ना ही इमिट करेगा, ना ही अब्सॉर्ब करेगा। Which of the following is a whole number? Atomic weight, atomic number, atomic radii, equivalent weight। जो वेट्स हैं या रेडियाई है ये फ्रैक्शंस में होते हैं, होल नंबर में बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयन की दी है 2, 8 and 14। Its atomic weight is 56 AMU atomic mass unit। The number of neutron in the nucleus। आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं न्यूक्लियस में। जो फार्मूला होता है न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करने का वो क्या होता है? Na-Z। अब ए क्या है? ये मैस है। मैस कितना दिया है जी? 56 है। अब अटामिक नंबर कितना है? अटामिक नंबर ये देख लें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को गिन लें, ये बेसिकली बनते हैं जी 24। ठीक है, ये जो है 24 बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखें, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है 2, 8 और 14 दी गई है। यहाँ पर M+2 यानी कि कोई एटम है या कोई आयन है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन दी गई है 2, 8, 14, तो ये बनता है जी 24। ठीक है, अगर M+2 हो यानी कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन दी गई है M+2 आयन की दी गई है।
और अगर m की हो तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, यानी कि +2 है ना, दो ऐड कर दें, अगर ये न्यूट्रल फॉर्म में है एटम तो ये 26 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो 26 हैं ये बेसिकली आपने माइनस कर देने हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। जो न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो वो कितने आ जाएंगे, 30। जो बेसिकली ए ऑप्शन है ये करेक्ट है। The ratio between the number of neutron present in carbon and silicon with respect to atomic masses 12 and 28। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है जी 6। ठीक है, और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है जी 14। ठीक है, इसको आप कैंसिल आउट करें, ये 3 पर जाएगा और ये 7 पर, 2 3 बार 6 और 2 7 बार 14, तो 3:7 आ जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है जी 17वां ऑप्शन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द न्यूक्लियस, the energy required to separate the nucleons from the nucleus is a nucleus energy, ionization energy, binding energy, none। जो बाइंडिंग एनर्जी है ये करेक्ट ऑप्शन है। न्यूक्लियॉन्स किसे बोला जाता है, जो न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट पार्टिकल है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। अब क्या, कौन सी ऐसी फोर्स है या कौन सी ऐसी एनर्जी है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखती है न्यूक्लियस में, वो बाइंडिंग एनर्जी है। अब इनको सेपरेट करने के लिए भी उतनी ही एनर्जी दरकार होगी, तो वो भी बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी ही होगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। The stability of nucleus is mainly depend on the number of proton and neutron and electron, proton and electron, all of these। जो स्टेबिलिटी है न्यूक्लियस की वो किस पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की बात की है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, तो इसलिए जो स्टेबिलिटी है न्यूक्लियस की वो न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड करती है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 19वां ऑप्शन है जी, डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट and the real mass of an atom is called the difference between total number of the particle present in the। अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो हमारे पास एटम का मास आ जाता है। इसके अलावा अगर आप अगर उसी एटम का अगर दोबारा आप मास लें तो वो थोड़ा कम आएगा। ठीक है, अगर आप कंपेयर करेंगे उससे, नंबर एक एटम है ना, उसमें जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उसको आपने ऐड किया, आपके पास एक मास आ जाएगा प्रॉपर, यानी कि होल नंबर में। ठीक है, तो लेकिन अगर आप उसी एटम का अगर वैसे आप वेट लेंगे तो वो बेसिकली वेट है जो वो फ्रैक्शंस में आएगा या थोड़ा कम आएगा। वो कैसे, क्योंकि आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc², जिसमें मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो मास डिफेक्ट है ये बेसिकली यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर जी 20वां ऑप्शन है जी, सर्टेन मास ऑफ गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट एट व्हाट टेम्परेचर वुड बी गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 4 लीटर। जो V1 है यहाँ पर जो वो 2 लीटर है। ठीक है, इसी तरह जो V2 है वो 4 लीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेशर जो है ये बेसिकली कांस्टेंट है, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा यहाँ पर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, यहाँ पर हमने बेसिकली बताना है कि अगर जो गैस का जो मैस है यानी कि उसका जो वॉल्यूम है, हुजम है, वो 2 लीटर है, तो आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो आप क्या करेंगे, जो गैस का जो बेसिकली वॉल्यूम है वो 4 लीटर हो जाए, यानी कि वो टेम्परेचर आपने बता देना है कि जिस पर जो गैस का वॉल्यूम है वो 4 लीटर हो जाए। ठीक है, यानी कि अब 2 लीटर है इनिशियल वॉल्यूम और कह रहा है जी फाइनल वॉल्यूम 4 लीटर हो जो है 4 लीटर हो जाए, तो आपने प्रेशर को उस कंडीशन पर कांस्टेंट रख दिया और टेम्परेचर को बताना है कि किस टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम होगा गैस का वो 4 लीटर यानी कि 4 लीटर हो जाए। तो यहाँ पर आपने चार्ल्स लॉ जो है उसको अप्लाई करना है, V1/T1 = V2/T2।
ठीक है। यहाँ पर V1 मैंने बताया 2 लीटर है, ठीक है। जो V2 है ये 4 लीटर है, ठीक है। और यहाँ पर जो T1 है यानी कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है ये बेसिकली 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, ये T1 है। और चार्ल्स लॉ तभी वैलिड होता है जब हम टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं, तो ये 273 के केल्विन के बराबर है, ठीक है। अब ये जो है T2 इसको आपने उधर वाली साइड पर ले जाना है, तो V1 ओवर T1 मल्टीप्लाई V1 जो V2 ओवर V1 मल्टीप्लाई T1 आ जाएगा। तो बेसिकली V2 कितना है आपके पास, वो 4 है, डिवाइडेड बाय V1 कितना है 2 है, मल्टीप्लाई जो T1 है वो कितना है आपके पास, वो 273 केल्विन है, ठीक है। तो ये जवाब आपका आ जाएगा जी 546 केल्विन। तो ये ऑप्शन में तो 546 केल्विन नहीं है, केल्विन को इसको आपने डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है, तो 546 केल्विन में से माइनस कर देना है आपने 273, यहाँ से आपने 273 जो है उसको माइनस कर देना है 273 डिग्री सेंटीग्रेड को, मैंने यानी कि 273 को आपने माइनस कर देना 546 में से, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 273 आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये जो बेसिकली ए ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये जी ऑप्शन थे 20। तो पार्ट 2 में मैं अगले 20 को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।